साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे और नए विचार के साथ, जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में 7 लगभग राज्यों में उपचुनाव था। विधानसभा का उपचुनाव था, जिला पंचायत मेंबर के भी उपचुनाव थे कल उत्तर प्रदेश में, और जिसमें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की अच्छी जीत हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव की, मऊ जनपद के घोसी उपचुनाव की, जिसमें दारा सिंह चौहान की वजह से ये सीट खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी विचारधारा बदल गई। विचारधारा क्या, सीधा सा सीधा ये कहिए कि मंत्री पद का लोभ, सत्ता के साथ रहने का लोभ उनका जाग गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। और चूंकि एक अकेले जा रहे थे इसलिए सदस्य जाने का डर था, इसलिए विधानसभा से अपने आप ही इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में इस शर्त पर शामिल हो गए कि अगर वो विधायक बन जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनके बारे में जैसा इतिहास बताया जाता है और मैंने भी देखा, मैंने भी उन्हें सर्च किया, तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की, फिर कांग्रेस से बसपा में गए, बसपा से फिर सपा में गए, सपा से बसपा में फिर गए, बसपा से भाजपा में गए, भाजपा से फिर सपा में आए और फिर सपा से भाजपा में गए। पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने 3 पार्टियां बदल ली। पहले जनवरी तक वो भाजपा में थे, फिर फरवरी में वो सपा में आए और फिर अगली साल को फरवरी आते आते 1 साल के अंदर फिर से वो भाजपाई हो गए। आखिर इन पिछड़े नेताओं को एक चीज समझ में नहीं आती, इन पिछड़े नेताओं को, कि अपनी कोई विचारधारा है या नहीं। मैं एक दूसरा नाम और लेना चाहता हूं इनके साथ ही, जिनका मैं सम्मान बहुत करता हूं। एक बार हम लोगों ने प्रजापति कश्यप पाल सम्मेलन किया था, ओम प्रकाश राजभर जी, मैंने बड़ी अच्छी उनकी भूमिका बनाई थी और मैंने कहा था कि कोई अपने लिए, दूसरों के लिए कोई एक ब्लॉक प्रमुख की सीट नहीं छेड़ता, एक प्रधानी नहीं छोड़ता, एक जिला पंचायत मेंबर नहीं छोड़ता, एक कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रदेश के पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़ों के, दलित समाज के लिए, आदिवासी वंचित समाज के लिए बड़ा संदेश दिया था कि सत्ता इतनी प्यारी नहीं है, पिछड़ों की लड़ाई प्यारी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी भी देखिए समाजवादी पार्टी के साथ आए 2022 के चुनाव में और फिर 1 साल बाद ही उनकी भी विचारधारा बदल गई और उन्हें भी कहीं ना कहीं मंत्री पद बहुत प्यारा लगा और वो भी जो है भाजपा के साथ चले गए। लेकिन दोनों का हश्र क्या हुआ ये आप जान सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी और दारा सिंह चौहान के साथ, दोनों के साथ एक शर्त ये लगा दी गई, अगर आपको चुनाव जीतना, आपको मंत्री पद चाहिए तो दारा सिंह चौहान के साथ तो स्पष्ट था कि आप विधानसभा चुनाव जीत करके आइए, हम आपको मंत्री पद बता देंगे। और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही कंडीशन लगा दी गई कि आप इन्हें चुनाव जिता करके लाएं तब आपको मंत्री पद दिया जाएगा। और दोनों लोग आज ना घर के रहे ना घाट के, ये स्थिति में हैं। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि लोगों के दिलों में भी इनकी इज्जत कम हुई है, विशेष रूप से ओम प्रकाश राजभर, जो मैं उनका सम्मान करता हूं और आज भी करता हूं। क्यों करता हूं उसके पीछे भी मैं बताऊंगा क्यों सम्मान करता हूं। ठीक है, इसलिए सम्मान करता हूं कि वो बात सही भी कहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 2022 के चुनाव में अति पिछड़े लोगों को लड़ाइए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कश्यप नहीं लड़ाया गया समाजवादी द्वारा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रजापति नहीं लड़ाया गया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पाल नहीं लड़ाया गया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक श्रीवास्तव नहीं लड़ाया गया, सेन सविता नहीं लड़ाया गया।
तो ये बात भी वो अच्छी कहते हैं, इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि अति पिछड़ों की बात करते हैं, वो अति पिछड़ों को लेकर के साथ चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बड़बोलेपन की बात करते हैं, बड़बोले कि कभी योगी जी से कहते थे इन्हें बाबा जी के मठ में भेज दूंगा, मोदी जी को कहते थे, फिर बाद में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा, उन्हें सैफई में भेज दूंगा, फिर पूरे यादव बरादरी को नहीं बख्शा कि साहब यादवों को 12 बजे अकल आती है। ये उनके बड़बोलेपन है। अगर वो थोड़ा बड़बोलेपन को कम कर दें तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छे पिछड़ों के नेता हैं। देखिए, संघर्ष से निकले हुए नेता हैं और ऐसे संघर्ष से निकले हुए नेता का सम्मान करना चाहिए। दारा सिंह चौहान भी संघर्ष से निकले हुए नेता थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी पूरी तरीके से स्थिति खराब कर दी। ओम प्रकाश राजभर जरूर पहले बसपा में थे, बसपा के बाद फिर अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के बाद फिर भाजपा के साथ आए, फिर सपा के साथ आए, फिर भाजपा के साथ गए। ये चीज छोड़नी होगी। संजय निषाद पिछड़ी जाति के नेता हैं, उन्होंने भी अपने आप को पता नहीं गिरवी कर रख रखा है भारतीय जनता पार्टी के। पहले तो वो एक मीटिंग कराई थी उन्होंने लखनऊ के अंदर, जिसमें लाखों लोग बुलाए और सब लोगों को ये कह करके बुलाया कि 17 जातियों को हम अनुसूचित जाति में शामिल करा देंगे। लेकिन वो वहां पर अमित शाह आते हैं और एक वर्ड भी 17 जातियों पर नहीं बोलते हैं। बाद में 2000 कुर्सियों को तोड़ने का काम वहां के कश्यप समाज के लोगों ने किया। तो ये पिछड़े समाज के जो नेता हैं, अनुप्रिया पटेल हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, जिन्हें स्टूल मंत्री के रूप में जाना जाता है, उन्हें स्टूल मिलता है, बाकी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को कुर्सियां मिलती है। अब स्थिति क्या है घोसी की, वो आपको पता है। घोसी के चुनाव में वहां की जनता ने साफ स्पष्ट कर दिया कि ऐसे लोगों को अब राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। और बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा घोसी की जनता को कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों को आपने ये दिखा दिया, आपने ये बता दिया कि आप अपनी विचारधारा बदलते रहिए। हम अपनी विचारधारा 1 साल के अंदर नहीं बदल सकते, क्योंकि 1 साल पहले ही दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वहाँ की जनता ने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करते हुए विधायक बनाया था। तो आप दारा सिंह चौहान की विचारधारा बदल सकती है, लेकिन आम जनता, आम पब्लिक की विचारधारा नहीं बदल सकती। ये वहां के लोगों ने दिखा दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र कहना चाहता हूं। सुधाकर सिंह इसीलिए जीते हैं क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे घोसी में क्या होगा। मैंने भी कई मऊ को लोग हैं मेरे जान परिचय में, मऊ के लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो और या जो वहाँ चुनाव में लड़ाने गए उन लोगों से बातचीत की। वहाँ एक तरफा माहौल पहले से ही बना हुआ था। उसका कारण था सुधाकर सिंह चौहान पिछले 3 टिकट काटे गए उनके, 17 में भी उनका टिकट काटा गया और एक उपचुनाव में भी उनका टिकट काटा गया, 22 में भी उपचुनाव में टिकट काटा गया। 3 चुनाव में टिकट कटने के बाद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा और वहां पर लगातार लोगों के बीच बने रहे, जिसका फल आज सुधाकर सिंह चौहान तो सुधाकर सिंह को मिला, जो कि क्षत्रिय राजपूत जाति से थे। वहां पर जो वोटर थे 71,000 लगभग दलित थे और 86,000 मुस्लिम वोट थे, 52,000 क्षत्रिय वोट थे और 52,000 राजभर वोट थे। अगर वहां पर हम देखें तो राजभर का निश्चित रूप से बहुत बड़ा वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ आया है, तभी इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है। क्योंकि 86,000 मुस्लिम एरिया में तो उन्होंने सरकार ने वोटिंग ही नहीं होने दी, यानी कि 86,000 का मुश्किल से 40,000 वोट मुस्लिम का पड़ा है। बाकी यादव लगभग 50,000 के आसपास था, वो वोट मिला है। लेकिन एक बात कहनी होगी जो आज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात है दलित वोट। वहां पर 71,000 दलित वोट था और मुझे लगता है कि इस 71,000 दलित वोट में 60 से 70% वोट से ज्यादा 70% से ज्यादा वोट आज समाजवादी पार्टी को मिला है। वहां पर 70% से ज्यादा वोट आज दलित वोट किसको मिला है? समाजवादी को मिला है। यहां पर मैं बार बार पहले भी कहता आ रहा हूं कि जब तक इंडिया के अंदर बहन जी मायावती नहीं आएंगी लड़ाई बड़ी कठिन होगी, क्योंकि घोसी का चुनाव हम जीते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहन जी का
चुनाव ना लड़ना भी है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर बहन जी वहां चुनाव लड़ रही होती तो 71,000 वोट ये और मुस्लिम में भी सेंध भारी होती तो निश्चित रूप से क्या स्थिति होती, इसका आकलन हमें आजमगढ़ के उपचुनाव से करना होगा। आजमगढ़ का उपचुनाव जो कि समाजवादी पार्टी की विरासत वाली सीट कही जाती है, जहां पर समाजवादी पार्टी विरासत में मिलती है। अब 10 के 10 वहां पर विधायक हमारे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, वो चेहरा, वो नेता जो समाजवाद की परिभाषा को आगे बढ़ाने का काम करता है, लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करता है, माननीय धर्मेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को, जो अखिलेश यादव जी के छोटे भाई और बहुत ही शानदार पिछड़ों की आवाज उठाने वाले, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले, लोकसभा के बेस्ट सांसद रहे एशिया के, ऐसे सांसद को 2022 में जब चुनाव होता है, उपचुनाव, जिस उपचुनाव में आजमगढ़ में उपचुनाव होता है, उस आजमगढ़ के उपचुनाव में पराजय झेलनी पड़ती है, उसके पीछे बसपा थी, क्योंकि वहां पर गुड्डू जमाली इतना वोट ले गए थे कि निश्चित हार निश्चित थी। और मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, आज भी मेरा फोकस वही है कि अगर इंडिया को सफल होना है, इंडिया की सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि देखिए भारत का रास्ता, दिल्ली का रास्ता जो निकलता है वो लखनऊ से निकलता है, उत्तर प्रदेश से निकलता है। जब तक कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को करारी शिकस्त नहीं दी जाएगी, जब तक एनडीए को 30 से नीचे नहीं लाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तक मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख करके रख लीजिए, तब तक जो है एनडीए को दिल्ली से नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि 80 सीटें हैं, 80 में कम से कम 30 से नीचे लाना होगा, 30 नहीं तो कम से कम 40 से तो नीचे लाना ही होगा। जब तक 40 से नीचे नहीं लाओगे तब तक जो है केंद्र से भाजपा यानी कि एनडीए को नहीं हटाया जा सकता। और उसके लिए जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ये सब इकट्ठे होकर के नहीं लड़ेंगे, निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के अब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका राजभर समाज आज समझ चुका है कि वो बिक चुके हैं। उन्हें अपने बेटे को राज्यसभा सांसद बनाना है, उन्हें अपने बेटे को लोकसभा सांसद बनाना है और अपने आप को मंत्री बनाना है, इसलिए वो वहां गए हैं। लेकिन अगर अभी भी उनकी आत्माएं नहीं मरी हैं, अभी भी उनकी आत्माएं जिंदा हैं, तो उन्हें वापस आना चाहिए और समाजवाद और पिछड़ों को, इंडिया और विशेष रूप से समाजवादी ने जो नारा दिया इस बार, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी या आदिवासी के साथ में अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी को मजबूत करना है, पीडीए को मजबूत करना है, तो उन्हें भी साथ में आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो क्या कर देंगे, किस तरीके से। उनके जाने से फिलहाल आज की डेट में उनके जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना है, लेकिन जो नुकसान होगा वो निश्चित रूप से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जितने भी नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, और विशेष रूप से बसपा के भी कैडराइज वोटर्स है कि वो भी बहन जी को बता दें, वो भी बहन जी तक ये सूचना पहुंचा दें। ये मैं कैडराइज वोटरों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? देश के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? देश में सामाजिक विषमता जो फैली हुई है, जनमानस के प्रति कितना भेदभाव फैल रहा है, शोषण हो रहा है, ये कौन फैला रहा है? कौन लोग हैं? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो बहन जी क्यों नहीं अपने घरों से निकल रही? आज लड़ाई लड़ने का नाम आता है तो चंद्रशेखर रावण दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आज का युवा जो दलित वोट है वो चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन मेरा ये फिर भी मानना है कि अभी भी बहुत बड़ा कैडराइज वोटर, अभी भी जागरूक वोटर, दलित वोटर बहन जी के साथ है। और जब तक बहन जी इंडिया के साथ नहीं आती हैं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सारी विधानसभाओं, सारी लोकसभाओं का मैं एनालिसिस करके बता सकता हूँ, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर लोकसभा का एनालिसिस करके, क्योंकि बहन जी जब लड़ेंगी तो निश्चित रूप से सबको पता है वो टिकट
टिकट किसे देने का काम करेंगी, टिकट उसे ही देने का काम करेंगी जो हमारा मूल वोटर है, जो हमारा मेन वोटर है, उन्हीं को टिकट देने का काम करेंगी, तो निश्चित रूप से नुकसान जो होगा वो इंडिया को होगा और समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए इंडिया के जितने भी लीडरान हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी हो, हमारे चाहे अखिलेश यादव जी हो, स्टालिन हो, चाहे कुछ भी कोई भी जो बड़े बड़े नेता हो, शरद पवार जी, उनसे मेरा निवेदन यह है कि दलितों को विशेष रूप से, अभी इसमें पिछड़े तो आ गए, सवर्ण भी आ गए, लेकिन दलितों के कोई बहुत बड़े नेता अभी इस गठबंधन में नहीं आए हैं। दलितों का, क्योंकि हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक के भी आ गए, लेकिन दलितों के बहुत बड़े चेहरे अभी इस गठबंधन में नहीं आए हैं। दलितों के बड़े चेहरों के रूप में इस समय दो ही नाम ज़्यादा हैं। रामविलास पासवान जी अब चले गए, तब से चिराग पासवान जी ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय अगर दो नाम कहूँगा तो वो एक मायावती जी है और दूसरा चंद्रशेखर रावण है। इन लोगों को साथ में लाना होगा। और पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना सकती है, 38 दलों का गठबंधन कर सकती है, जिसमें 18 से 20 दल ऐसे हैं जिनका आज तक एक विधायक नहीं है, आज तक एक लोकसभा सांसद नहीं है, जब वो उन 18-20 गठबंधन दलों को साथ ले सकते हैं, तो आप लोग भी 10-12 दल, जो ऐसे लोग दल हैं छोटे छोटे, जो 0.25 शेयर या 0.5 शेयर प्रतिशत वोट लेकर जाते हैं, ऐसे दलों को साथ ले आइए। क्योंकि अगर ऐसे दलों को साथ ले आए तो 5% भी वोट अगर आपका बढ़ गया तो निश्चित रूप से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में, फिर समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में लोकदल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ जाए तो ये 60 से ऊपर जाएंगे, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए। क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं से बचने की कोई वो नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके की इस देश में कंडीशन आ चुकी हैं, ये आप समझ लीजिए, लोग परेशान हैं, लोग रोजगार पर, अभी कल एक व्यक्ति, मेरे समाज के एक व्यक्ति, मैंने उन्हें एक ग्रुप से रिमूव कर दिया। कई दिनों से लगातार वो भाजपा की अंधभक्ति दिखा रहे थे और पीएचडी थे, डॉक्टरेट थे, ठीक है, कई दिनों से वो एक ग्रुप में, मैंने उन्हें बाहर कर दिया। उम्र भी मुझसे ज़्यादा है, और जब मैंने बाहर कर दिया तो कल उनका फ़ोन आता है, 2-3 दिन से आ रहा था, मैं उठा नहीं पा रहा था, कल उन्हें फ़ोन आता है, लगभग 10-15 मिनट उनसे बात होती है। सोचिए कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोगों का ज्ञान कितना कम है। उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं, लेकिन सिर्फ क्या है, अंधभक्ति में। जब मैंने उन्हें समझाया, बहुत सी चीज़ों को बताया, तब उनके कुछ समझ में आया कि किस तरीके से इस देश के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र प्रयोग किया जा रहा है। भाई, दलितों का वोट तो ले लेते हो, पिछड़ों का वोट तो ले लेते हो, अति पिछड़ों का वोट तो ले लेते हो, लेकिन उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया, उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया कि हाँ से वो मॉनिटराइज हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप टीवी देखते होंगे, इसका मतलब समाचार देखते होंगे। बोले हाँ, मैं टीवी देखता हूँ। बोले कितने घंटे? बोले कम से कम 6-7 घंटे टीवी देखता हूँ, 6-7 घंटे टीवी देखता हूँ, और टीवी में भी वही आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, ये देखते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक, मैं समझ गया। फिर मैंने उनसे 2 ही क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन ही नहीं किया। वहीं से वो समझ गए। 2 क्वेश्चन कौन से किए, वो 2 क्वेश्चन समझिए। मैंने कहा भाई, बड़े भाई, एक बात बता दीजिए बस, ये देश शिक्षा से चलेगा और रोजगार से चलेगा, नहीं चलेगा? बोले हाँ चलेगा। मैंने कहा शिक्षा के अलावा कोई ऐसी चीज है जिससे देश सफलता प्राप्त कर सके? आज चंद्रयान पर गए, चंद्रयान पर इसीलिए तो गए क्योंकि हमने जो है वैज्ञानिक बनाए, पढ़ाई लिखाई लोगों को, या मंदिरों से निकले हुए बाबा जी के द्वारा गए? नहीं गए ना। मस्जिद से निकले हुए मौलवी द्वारा थोड़ी चले जा सकते हैं, चर्च से निकले फादर द्वारा थोड़ी जा सकते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? वो जाते हैं केवल एक अच्छे स्कूल के द्वारा। बोले हाँ। मैंने कहा स्कूल और शिक्षा मिल जाएगी तो लोग रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो घर डेवलप होगा। बोले हाँ। मैंने कहा सर,
मैंने ऐसे ही कहा। मैं विनम्र निवेदन के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पिछले लास्ट कब से कोई एक डिबेट शिक्षा पर होते हुए नहीं देखी है टीवी पर? अब तो वो चुप्पी साध गए। फिर मैंने पूछा, अच्छा सर बताइए, रोजगार पर आपने लास्ट डिबेट कब देखी टीवी पर? अब तो बिल्कुल चुप, नहीं देखी। मैंने कहा सीमा हैदर पर कितने दिन डिबेट चली? सीमा हैदर पर बताइए, 3 महीने सीमा हैदर पर डिबेट चलाते हो तुम लोग। शिक्षा पर डिबेट नहीं चलाते, रोजगार पर डिबेट नहीं चलाते, स्वास्थ्य विभाग पर डिबेट नहीं चलाते। यहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने कहा, फिर वो बोले अरे नहीं, अब ये हुआ है कि अब जो है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान बड़ा परेशान है। मैंने कहा पाकिस्तान परेशान है तो तुम्हें रोटी मिल रही है? भाई हमें पाकिस्तान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्या मेरा पेट भर जाएगा? मेरा पेट रोजगार से भरेगा, मेरा पेट शिक्षा से भरेगा। पाकिस्तान को तबाह होने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तबाह हो, आबाद हो, बर्बाद हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फिर एक क्वेश्चन बोले और उसको भी उनको समझ में आया। अगला क्वेश्चन बोले वो अब साहब 370 हट गई कश्मीर से, अब वहां पर अमन चैन है। मैंने अमन चैन तो भारत, वो आप बड़ी मीडिया देख रहे हो ना, आप छोटी सोशल मीडिया देखो। मैंने वहां तो इतना अमन चैन है, दैनिक जागरण जैसा अखबार एक दिन बहुत बड़ी अखबार में टाइटल निकालता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बाद में सेना उसका विरोध करती है कि नहीं, हमने तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। मैंने साहब, ये जो अखबार और जो टीवी हैं ये कुछ नहीं दिखाते। वहां आज भी दंगे हो रहे हैं। 350 किलोग्राम RDX कहां से आई पुलवामा में, आज तक नहीं पता चला। उरी में लोग कैसे मारे गए, हमारे जवान कैसे शहीद हुए, आज तक कोई डिबेट होते देखी आपने? फिर साइलेंट हो गए। समझ में आया और मुझे धन्यवाद बोला वो भाई साहब, आपने थोड़ी मेरी आंखें खोलने का काम किया। तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि मैंने कहा आज से ये टीवी बंद कर देना और 2 लोगों को सुनते रहना, 2 लोगों को 2-3 चैनल सुनते रहना। बोले कौन कौन से? मैंने कहा एक नेशनल दस्तक सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नेशनल जनमत कर लीजिए, आर्टिकल 19 कर लीजिए, लक्ष्मण यादव को सुन लीजिए और थोड़ी बहुत मेरी भी वीडियो सुन लेंगे, तब भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता रहेगा। साथियों, लोगों को पता ही नहीं है पूरे दिन टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। हरियाणा परोसा गया, मणिपुर नहीं परोसा गया। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम जो हमारा घोसी का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी के और समाजवाद के और इंडिया के विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास में ना आए, धरातल की बात करें और ये सोचें अगर वहां पर एक मुस्लिम प्रत्याशी होता, मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी होता और वो बसपा का होता, बसपा का बहन जी के द्वारा होता, तो वहां दलित और मुस्लिम मिलते तो क्या स्थिति होती, ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। इसलिए वहां पर इसलिए भी चुनाव जीते हैं क्योंकि दारा सिंह की इस बात से लोग नाराज थे कि बार बार पार्टी बदलना, इसलिए वहां पर। बाकी स्थिति सबको पता है, इसलिए थोड़ा सा अभी भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है और बहन जी को इंडिया के अंदर लाने की जरूरत है। जब तक बहन जी इंडिया में नहीं आएंगी, या तो उन्हें बार बार उनको पास न्योता भेज दीजिए, बार बार न्योता भेजिए, जिससे कि उनके कैडराइज वोटर को भी पता चल जाए कि बहन जी वास्तव में संविधान हितैषी हैं, वास्तव में दलित हितैषी हैं, वास्तव में पिछड़ों आदिवासियों को की हितैषी हैं, या वो अपने ऊपर ईडी, सीबीआई और पैसे को ज्यादा महत्व दे रही हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूंगा कि आज जो भी बहन जी हैं वो भारत के संविधान की बदौलत हैं। आज बहन जी जो भी हैं, आज बहन जी जो भी हैं वो मानवर कांसीराम जी की बदौलत हैं। आज बहन जी जो भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हैं। आज बहन जी जो भी हैं
4 बार मुख्यमंत्री रही, जो भी आज उनके पास संपत्ति है, मान सम्मान है, वो सारा पिछड़ों दलितों का दिया हुआ है, संविधान का दिया हुआ है। तो एक बार सारा कुर्बान उन पर कर दीजिए और भारत के इतिहास में आप लिख दीजिए कि मायावती जी ने झुकना नहीं सीखा और मैंने इंडिया गठबंधन के लिए निसंकोच होकर के मतलब बिना शर्त के गठबंधन किया। और दिखा दीजिए लोगों को कि बहन जी में आज भी आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के लिए जुनून है, काम करने की इच्छा है। और नहीं तो उनके वोटरों को, उनके कैडर वोटरों को, सपोर्टर को ये सोचना मजबूर होगा कि आखिर बहन जी अकेले लड़कर किसका लाभ पहुंचा रही है। ये सोचनीय विषय है। लास्ट प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं, फिर से विचार कीजिए कि आखिर बहन जी अकेले लड़ करके किसका लाभ पहुंचाना चाह रही हैं, किसका लाभ पहुंचाना चाह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।